हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए मेरे पास कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हुए थे तो उनका सॉल्यूशन जो है आज के इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और देखिए मैं पहले बता देता हूँ ये वाली वीडियो जो है किन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट और एमटीएस, इन सभी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये वाली वीडियोस हेल्पफुल रहेगी। और ये जो आज हम इसका जो पार्ट फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, इसमें देखिए एसएससी सीजीएल जो है प्री और मेंस जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये वाली वीडियोस हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के जो है प्रश्न इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए आपको पता है कि मैथ्स जो है वो कभी चेंज नहीं होती, तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें देखिए प्रत्येक प्रश्न के अंदर जो भी कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होगा उस कंसेप्ट को मैं पहले बताऊँगा और उसके बाद हम उस प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए एक आपको द्विघात समीकरण बता दिया गया है, ठीक है। और इसमें अल्फा और बीटा जो है इसके दो मूल बताए गए हैं, और इसके बाद आगे जो है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 मूल वाला जो है समीकरण आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए द्विघात समीकरण के बारे में आपको पहले थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण का अगर मैं व्यापक रूप की बात करूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और ये इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर इसके दो मूलों की बात करें तो उन दो मूलों को जो है ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दो मूलों का योगफल अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। अब यहाँ पर इनका गुणनफल की अगर मैं बात करूँ अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर इनका गुणनफल जो है ये होता है सी बटे ए। ये दो जो है आपको यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखने, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर बी और सी जो हैं वो क्या हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो आपके पास यहाँ पर ऊपर बी आया है, ये बी जो है एक्स का गुणांक है, और यहाँ पर बट्टे के अंदर ए जो आया है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए दोनों जगह आ रहा है। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सी आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये सी जो है यहाँ पर ये अचर पद कहलाता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टर्म हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पर मूलों का योगफल पता है और मूलों का गुणनफल आपको पता है तो आप द्विघात समीकरण जो है वो पता कर सकते हैं। द्विघात समीकरण पता करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और इंटू के अंदर एक्स और प्लस के अंदर अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। और ये बराबर की साइड जो है आपके पास यहाँ पर 0 होता है। ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये इतने सारे कंसेप्ट जो है हम इस वाले प्रश्न में लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अगर आपको मूलों का योगफल पता है तो आप यहाँ पर मूलों का योगफल यहाँ पर माइनस का बी बटे ए रखिए, और मूलों का गुणनफल आपको पता है सी बटे ए, तो यहाँ पर सी बटे ए रखिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास जो द्विघात समीकरण आपने पहले माना था ये व्यापक रूप, ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर द्विघात समीकरण पहले बताया गया, इसके दो मूल आपको बताए गए अल्फा और बीटा हैं। अब अल्फा और बीटा है तो इससे अगर आप यहाँ पर इनके मूलों का योगफल कैलकुलेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो बराबर माइनस का बी बटे ए होता है। अब यहाँ पर देखिए b की जगह आपके पास यहाँ पर कितना है, माइनस का 11 है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर 11 आ जाएगा बट्टे के अंदर। a की जगह यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणांक में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट आप इसके गुणा में 1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप किसी को भी 1 से गुणा कराते हैं तो वही आपके पास टर्म आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो आपके पास 1 है, जो कि आपके पास यहाँ पर 1 कहलाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो a हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, ये बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इतनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो कि आप एग्जाम में किसी को नहीं समझाते, ठीक है। अगर आपने पहले इस टाइप के प्रश्न बना रखे हैं तो आपको जो है ये आसानी के साथ दिखाई पड़ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 11, ठीक है। इसी तरह मैं अगर मूलों के गुणनफल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल जो है ये बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा बराबर ये सी बट्टा ए होता है। सी हमारा अचर पद होता है, और अचर पद यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 है, और बट्टे के अंदर ए की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो है मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 24 आ गया। अब आ जाते हैं अगले कंसेप्ट पर।
इसमें देखिए आपको द्विघात समीकरण के दो मूल बताए गए, द्विघात समीकरण आपको यहाँ पर बताया नहीं गया, तो वो द्विघात समीकरण आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो मूल आपके पास हैं, तो यहाँ पर भी आप मूलों का अगर योग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर भी अगर आप मूलों का योग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस का 2 करेंगे और प्लस के अंदर दूसरा मूल जो आपको बताया गया बीटा प्लस का 2, ठीक है। आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस का बीटा हो गया और प्लस टू कितना हो गया, 4 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा तो आपको यहाँ पर पता है कितना है, 11 है, 11 आप यहाँ पर रखेंगे तो ये 14 आ जाएगा योगफल। अगर मैं यहाँ पर गुणनफल की बात करूँ, मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस 2 को जो है गुणा कराना पड़ेगा बीटा प्लस 2 से, क्योंकि दो मूल आपके पास अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 था, इनका आप गुणा कराएंगे आपस में, तो यहाँ पर जो आपके पास बराबर की साइड बनेगा, ये देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा आएगा, प्लस के अंदर 2 अल्फा आएगा और प्लस के अंदर यहाँ पर 2 बीटा हो जाएगा, प्लस के अंदर 2 गुणा में 2 4 हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट को आपको खोल लेना है, ठीक है, ये बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा इंटू में बीटा हो गया और यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा और प्लस के अंदर ये 4 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू में बीटा बराबर तो आपके पास 24 है और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 11 है, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो 24 और ये 11 दूनी का 22 हो जाएगा, तो ये आपके पास 24 और 22 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा और 46 और 4 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणनफल आपके पास कितना आ चुका है, 50 आ चुका है। अभी अभी मैंने आपको द्विघात समीकरण का जो सूत्र बताया था वो क्या बताया था, द्विघात समीकरण। अगर आपको यहाँ पर मूलों का योगफल पता है और यहाँ पर जो है आपको मूलों का गुणनफल पता है, तो द्विघात समीकरण आप पता कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और इनटू में जो है एक्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है प्लस के अंदर मूलों का गुणनफल हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, ठीक है, और ये बराबर की साइड जो है 0 होता है। ये आपके पास जो है फॉर्मूला होता है, ये कोई और फॉर्मूला नहीं है, अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूलों का योगफल था और यहाँ पर मूलों का गुणनफल था, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो आपने कैलकुलेट किया वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का मूलों का योगफल, आप यहाँ पर देख, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने 14 ही लिख दिया, यहाँ पर जो है आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा 11 था, तो यहाँ पर 11 प्लस का 4 करेंगे, ये 15 आएगा, ठीक है, ये सही कर लेना। इसमें देखिए यहाँ पर इनका गुणनफल, ये मूलों का योगफल 15 था, इनटू में x हो जाएगा, प्लस के अंदर मूलों का गुणनफल आपके पास 50 आया था, तो यहाँ पर 50 बराबर की साइड 0, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई पड़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते थे, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर किसी को समझाना नहीं है कि यहाँ पर बी क्या है, मूलों का योगफल क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, गुणनफल कैलकुलेट करेंगे, योगफल कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी देखिए आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करा सकते थे, मैंने यहाँ पर जो है पूरा एक एक स्टेप आपको सोल्व करके दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए जो है 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये आपको यहाँ पर बताएगा, तो वह धनराशि क्या है। अब इसमें देखिए 3 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 3 ईयर के लिए अगर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो फॉर्मूला जो है मैंने देखिए आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कराए हैं उनके अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है बता रखे हैं ऑलरेडी। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, ये बराबर की साइड जो है आपके पास p इंटू में 3 प्लस का r डिवाइडेड बाय 100 और इंटू में जो है होता है आपके पास r डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 साल के लिए भी आप जो है इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 ईयर के लिए भी। 2 ईयर के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है ये होता है p इंटू में r डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए, इन दोनों ही फॉर्मूले से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको 76 रुपये बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बराबर की साइड तो 76 रख लेंगे, ठीक है, इसकी जगह बराबर की साइड यहाँ पर p इंटू में आपके पास हो जाएगा 3 प्लस का r, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर कितनी बताएगी, यहाँ पर जो है 4% बताएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 साल के लिए था तो 3 साल वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्लस का r की जगह आप 4 रखेंगे, बट्टे के अंदर 100। अब ये कैलकुलेशन आप देखिए दिमाग में भी कर सकते थे, 4/100 का मतलब 1/25, 25 3 75 और 1 76/100,
25 आपके पास यहाँ पर आ जाता, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर की जगह 4 रखेंगे, बट्टे 100 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर बट्टे के अंदर 25 हो गया, और यहाँ पर 4 से आप डिवाइड करेंगे भी 25 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई जब यहाँ पर करेंगे तो ये 76 हो गया, बराबर की साइड p इंटू में ये आपके पास यहाँ पर 1/25 हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/25 यहाँ पर भी बनेगा, तो गुणा में 1/25 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 3 75 और एक 76 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप 76 लिख लेंगे। अब 76 से यहाँ पर 76 कट जाएगा, ठीक है, तो बराबर की साइड 1 आ चुका है। अब 25 इंटू में आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का क्यूब बनेगा, तो ये इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p बराबर कितना आएगा, 25 का क्यूब आएगा। और 25 का क्यूब देखिए मैंने आपको याद करा रखा है, 15,625 होता है। 2-3 प्रश्नों में जो है हमने इसका यूज़ भी किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक लड़की अपने ट्यूशन कक्षा में 30 मिनट देरी से पहुंचती है, और अगली बार वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है, लेकिन फिर भी वह 10 मिनट लेट हो जाती है। उसके घर से ट्यूशन कक्षा के बीच की दूरी आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसके घर और ट्यूशन के बीच की जो ट्यूशन कक्षा के बीच की जो दूरी है उसको आप यहाँ पर डी मान लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने डी मान ली, बट्टे के अंदर आप यहाँ पर जो है स्पीड रखेंगे, स्पीड यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर की बताइए। भाई आप दूरी बट्टे चाल करते हैं तो बराबर समय आता है। अब देखिए सामान्य समय जो है वो हम यहाँ पर टी मान लेते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है कि 30 मिनट देरी से पहुँचती है, यानी कि सामान्य समय से जो है 30 मिनट ज़्यादा का समय यहाँ पर इसको लगता है। यही तो करते हैं आप, दूरी बट्टे चाल करते हैं बराबर समय आता है, और समय यहाँ पर सामान्य समय से 30 मिनट ज़्यादा लगता है। सामान्य समय हमने यहाँ पर टी मान लिया, ठीक है। तो एक तो आपके पास यहाँ पर समीकरण यहाँ पर ये बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइम आपको मिनट में बताया गया था, आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये जो आपके पास यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि गति को जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि डिस्टेंस डी पहले थी वो अब यहाँ पर पहले 20 से कवर हो रही थी, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ा दी गई, तो 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो है ये डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो सामान्य समय टी था उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा का टाइम लगता है। घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताने थे, तो यहाँ पर आप जो है इससे आप टी बराबर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा, यानी कि d/20 माइनस का 1/2। इससे भी आप यहाँ पर ये t बराबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर d/24 माइनस का 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम लग रहा था और यहाँ पर जो टाइम लग रहा था, ये सामान्य समय t था, ये दोनों में सेम होना चाहिए था, तो यहाँ पर जो है ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको बराबर करेंगे d/20 माइनस का 1/2, और बराबर होना चाहिए d/24 माइनस का 1/6। कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप इनको एक साइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए d/20 माइनस का d/24 आएगा, और ये 1/2 जो है इस साइड चला जाएगा बराबर की साइड, ठीक है। तो 1/2 में से माइनस होगा 1/6। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है यहाँ पर जो बनेगा 24 और यहाँ पर 20 का एलसीएम जो है वो आपके पास हो जाएगा 120, और 120 तो यहाँ पर ये 6d हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 5d हो जाएगा, यानी कि d/120 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 और 6 का एलसीएम 6, यानी कि 3 माइनस का ऊपर आएगा, 3 माइनस का ऊपर आएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2/6, और यहाँ पर आपको d बराबर दिखाई पड़ेगा, 6 से 1 कटेगा 20 आएगा, यानी कि 40 किलोमीटर आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट की, आप इसको सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक घर की कीमत आपको बताएगा 40,000 रुपये, और घरेलू वस्तुओं की कीमत आपको बताएगा 15,000 रुपये। यदि अग्नि बीमा के प्रीमियम की दर आपको बताएगा 7.5% है, तब घर और वस्तुओं की कुल कीमत की 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम कितना होगा, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। इसमें देखिए 40,000 रुपये आपको यहाँ पर घर की कीमत बताएगी, और वस्तुओं की कीमत जो 15,000 बताएगी। अगर आप घर और वस्तुओं सहित आप पूरे घर की आप कीमत कैलकुलेट करें तो ये आप यहाँ पर 40,000 प्लस का क्या करेंगे, 15,000 करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ गया 55,000 जो है वो आपके पास यहाँ पर पूरे घर की कीमत आ चुकी है, ठीक है।
अब यहाँ पर यदि अग्नि बीमा के प्रीमियम की दर आपको बताइए 7.5% है, तब घर और वस्तु की कुल कीमत जो कि आपके पास यहाँ पर कितनी है, ये 55,000, इसका 80% राशि के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो 55,000 आपके पास कैलकुलेट होकर आई है घर की कुल राशि, इसका 80% आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब इसका 80% कितना हो जाएगा, 20 के 80, 20 2500 और 5 से यहाँ पर ये कटेगा, ये 11,000 आ जाएगा, यानी कि 44,000 आपके पास यहाँ पर जो है इसका 80% आ चुका है। ठीक है, पूरे घर की जो है वस्तुओं सहित कीमत जो है उसका 80% आपके पास आ चुका है। अब प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर आपको जो है अग्नि बीमा प्रीमियम कैलकुलेट करके बताना है। तो अग्नि बीमा प्रीमियम देख सकते हैं 7.5% का था। तो ये जो 40,000 आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आया है, इसी का आप यहाँ पर क्या करेंगे, 7.5% कैलकुलेट कर लेंगे और आपके प्रश्न का जो है सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 0 आ गया। 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार कट गया, और ये 25 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपके पास है, एक सेकेंड, ये 44,000 था ना, तो मैंने यहाँ पर ये गलत लिख दिया। ये जो आपके पास है यहाँ पर 44,000 था। ठीक है, तो एक 0 कट गया और यहाँ पर 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1100 आ जाएगा, और 1100 के आप 3 से गुणा कराएंगे तो 3300 जो है वो आपके प्रश्न का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें देखिए पिछले वर्ष ए और बी की जो है आय का अनुपात आपको बताया गया। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की जो है उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रम से आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब यदि वर्तमान वर्ष के लिए जो है उनकी कुल आय जो है वो आपको यहाँ पर प्रश्न में बताएगी, तो वर्तमान वर्ष के लिए जो है ए की आय आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, अब इस प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है आपको यहाँ पर पिछले वर्ष, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है ए और बी के आय का जो अनुपात है वो आपको प्रश्न में बताया गया कितना, 4:3 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया यहाँ पर पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात आपको बताया गया। ठीक है, यानी कि उनके अलग अलग आय जो है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आपको बताया गया। इसको यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये ए के लिए और ये बी के लिए। अगर मैं ए के लिए बात करूँ तो ए के पिछले वर्ष के लिए यानी कि ए के लास्ट ईयर, और यहाँ पर ए के वर्तमान वर्ष यानी कि यहाँ पर जो है ए की परसेंट यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ए के प्रेजेंट ईयर के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है इनका आप यहाँ पर रेशियो देखें तो ये आपको जो है 3:4 बताया गया। और इसके बाद यहाँ पर बी के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो 5:6, यानी कि बी का जो लास्ट ईयर के लिए आपके पास यहाँ पर आय है, और यहाँ पर बी के लिए जो है यहाँ पर प्रेजेंट आय जो है, प्रेजेंट ईयर के लिए जो आय है, इनका रेशियो जो है वो आपको यहाँ पर 5:6 बताया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इसमें जो आपके पास यहाँ पर कंपेयर कराएंगे तो ए का जो लास्ट ईयर का जो है भाई आपके पास यहाँ पर आय जो है 4 यूनिट बताया गया था, यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुणा में 4/3। आपको ये दिखाई पड़ रहा है 3 यूनिट की वैल्यू 4 है, आप देखिए यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। तो यहाँ पर ये भी 4 ना होकर 4/3 गुणा हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा दिमाग में जो है यहाँ पर सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास है ये 16/3 आ जाएगी, और यहाँ पर इसी तरह से आप इसको कंपेयर कराएंगे तो बी के लिए यहाँ पर लास्ट ईयर के लिए आय देखिए यहाँ पर 5 यूनिट है, इसमें 3 यूनिट बताएगी, यानी कि 5 = 3 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 3/5, यानी कि ये आपके पास 18/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनके वर्तमान आय का, ए की वर्तमान आय और बी की वर्तमान आय का जो है अनुपात कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अनुपात क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, ए की जो प्रेजेंट आय है और यहाँ पर बी की जो प्रेजेंट आय है, इनका जब आप यहाँ पर अनुपात कैलकुलेट करेंगे तो ए की परसेंट आय, तो आपने यहाँ पर जो वर्तमान आय जो है 16/3 कैलकुलेट किया अनुपात, और यहाँ पर जो है बी की परसेंट आय जो है वो आपने 18/5 कैलकुलेट किया। इनका रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको जो है यहाँ पर कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कितने से, यहाँ पर जो है 2 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये 8 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 9 आ जाएगा। अब देखिए 3 और 5 का जो एलसीएम है ये 15 होता है, तो आप यहाँ पर बोथ साइड 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू में 5 आएगा, यानी कि 40 हो जाएगा।
और यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 इंटू में 3 आएगा यानी कि 27 हो जाएगा। जब आप इनका टोटल करेंगे, यहाँ पर ये टोटल इनका 67 यूनिट हो रहा है। ए की वर्तमान आय और बी की वर्तमान आय, जबकि प्रश्न में यहाँ पर बोला गया यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनके कुल आय जो है 16.08 लाख रुपए है, यानी कि इसी 16 वैल्यू, भाई आप रेशियो के हिसाब से यहाँ पर देखें तो 67 यूनिट आ रहा है, जबकि प्रश्न में यहाँ पर ये बताया गया 16.08 लाख रुपए। ठीक है, आपने यहाँ पर कंपेयर करा लिया। आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था ए की वर्तमान आय, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी थी। तो ये भी 40 ना होकर यहाँ पर 40 का जो है 16.08 बटे 67 गुना हो जाएगा। फिर 67 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.08 बटे 67, इससे आपने यहाँ पर 40 को गुणा करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको ऊपर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर बट्टे के अंदर जो है 2 0 आ जाएंगे और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ऊपर 4 के गुणा कराएंगे तो 8 चौके 32 हो गया और 16 4 64 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर जो है 670 का आप इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 10 बार तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6700 आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, तो 10 बार नहीं जाएगा यानी कि 9 बार चला जाएगा। भाई आप यहाँ पर 9 से गुणा कराएंगे तो 9 7 63 6 9 54, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके पास 6030 बनेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 6432 से कम है, यानी कि भाग 9 बार चला जाएगा। और 9 देखिए इसमें एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे पहले, तो 9.6 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा डिवाइड करेंगे तो 9.6 ही आएगा, और ये डेटा जो है आपके पास लाख में आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था, और ये एसएससी सीजीएल टियर 2 के अंदर जो है इस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि देखिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पर ए लास्ट ईयर, ए प्रेजेंट ईयर, ए प्रेजेंट ईयर, बी प्रेजेंट ईयर, ये आप इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो बना के सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा कम में भी आप इसको निपटा सकते हैं। इसमें देखिए एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आपको बताया गया। अब इस मिश्रण के शेष 72 किलो में से कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में जो है अनुपात 6:1 हो। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो सीमेंट है और यहाँ पर यहाँ पर सॉइल यानी कि मिट्टी रेत है और ये सीमेंट सी है। ठीक है, इनका रेशियो आपको यहाँ पर 7:1 बताया गया। अब जैसे इसमें सीमेंट मिलाया जाता तो हमें अनुपात क्या चाहिए, 6:1 चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर जो मिलाया जा रहा है वो क्या मिलाया जा रहा है, सीमेंट मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर सीमेंट मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर सोइल में परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये सोइल आपका यहाँ पर जो है समान होना चाहिए। तो 7 और जब 6 का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 42 होगा। तो 42 बनाने के लिए इस अनुपात को आप यहाँ पर 6 से गुणा कराएंगे और इस अनुपात को यहाँ पर जो है आप 7 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ये जो रेशियो आपके पास यहाँ पर प्राप्त होगा, मैं इधर की साइड लिख रहा हूँ, ये सोइल और सीमेंट के बीच जो रेशियो होगा ये 42:6 होगा, और यहाँ पर जो है ये 42:7 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सोइल आपके पास रेत जो है वो सेम हो चुकी है। अब जो मिलाई जा रही है वो सीमेंट मिलाई जा रही थी, इसमें परिवर्तन हो रहा है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। जबकि प्रश्न में यहाँ पर बोला गया था कितने यूनिट मिलाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं 72 किलो में मिलाई गई थी। और यहाँ पर देखिए पहले आप यहाँ पर देखें तो मिश्रण की मात्रा कितनी है भाई, 42 प्लस का आप यहाँ पर 42 प्लस का 6 करेंगे, यानी कि पहले जो आपके पास मात्रा जो थी वो कितनी थी, 48 यूनिट थी। जबकि प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया कि 72 किलो थी, यानी कि 72 किलो बताई गई थी। तो यहाँ पर जो 48 का ये कितना गुना है 72 किलो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 दूनी का 48, 24 यहाँ 72, यानी कि 2 बराबर 3। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 kg। तो 1 यूनिट बराबर 1.5 kg। तो ये मिलाएगी जो आपके पास यहाँ पर सीमेंट है, इसका मान आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। तो ये भी 1 ना होकर 1 का आप 1.5 गुणा करेंगे तो ये 1.5 kg ही आएगा, और यही जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये आपको करना नहीं था, आपको यहाँ पर पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 kg, आपको 1 यूनिट की वैल्यू ही तो बतानी थी। तो 1.5 kg आपके प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।